फिल्म की शुरुआत में फिनिक्स नाम की एक छोटी लड़की को हमें दिखाया जाता है जो अपने माता पिता के साथ गांव में रहती थी। इस समय वह अपने माता पिता के साथ धारा से मछली पकड़ रही थी। फिनिक्स के पिता मछली पकड़ने का जाल फैलाते हुए पानी में गिर जाते हैं। पानी से बाहर आते ही वहां से एक राक्षस मछली को हमें दिखाया जाता है। यह इतना विशाल और खतरनाक था और इसने फिनिक्स के माता पिता को निगल लिया था, मतलब खा लिया था। वह नन्ही सी बच्ची गम में डूबकर रोने लगती है। फिल्म का नायक इस रूप में प्रकट होता है कि दानव मछली फिनिक्स को निगलने जा रही थी। उसका नाम जियांग जिया है, जो हवा में उड़ते हुए वहां दिखाई देता है और वह उस राक्षस मछली को अपनी छड़ी से मार डालता है। इस बीच एक तलवार पानी से उड़ती है। वहां जियांग जिया अपनी छड़ी से रोककर अपनी दिशा को बदल लेता है। तब नदी से नदी भगवान निकलते हैं जो शैतानी है और वह जियांग जिया से लड़ने लगता है। अब यहाँ रिवर गॉड और जियांग जिया के बीच लंबे समय तक लड़ाई जारी है। जियांग जिया लड़ाई के दौरान रिवर गॉड को मारने के लिए इसे अपनी बेल्ट से मारता है, लेकिन यह हमला नदी भगवान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। लेकिन ग्रामीणों पर धारा का पानी बह निकला है। कई ग्रामीण इसके शिकार हो जाते हैं, लेकिन जियांग जिया इससे अनजान रहता है। उसके बेल्ट का इस्तेमाल करने के कारण कई ग्रामीण की मौत हो चुकी है। फिर जियांग जिया नदी के देवता को धारा के पास एक ज्वालामुखी में धकेलता है, उसे अपनी बेल्ट से मारता है और वह उसे अपने जादू को लागू करते हुए कैद करता है। अगले सीन में देखा जा सकता है कि जियांग जिया अपनी जीत को लेकर काफी उत्साहित है, लेकिन आसमान से एक आवाज गूंजने लगती है और उसकी दिशा में गड़गड़ाहट भी होने लगती है। फिर वह आवाज उसे संबोधित करती है, तुमने अपने स्वार्थ के लिए बहुत से निर्दोष लोगों को मार डाला है और यह एक बड़ी भूल है कि इसमें क्षमा याचना की कोई गुंजाइश नहीं है। इसका मतलब है कि आपको इस गलती पर माफ नहीं किया जाएगा। 15 साल तक सजा के तौर पर आप पर लगातार बादल बरसेंगे और आप अन्य मनुष्यों की तरह हमेशा के लिए नश्वर रहेंगे। इसने संकेत दिया है कि जियांग जिया पहले अमर था। फिर चिल्लाते हुए कहता है, मैंने कोई पाप नहीं किया और ना ही मैंने किसी निर्दोष की जान ली है और मेरा शिकार नदी भगवान निर्दोष नहीं है, बल्कि वह शैतान और बुरा है। उसने कई बेगुनाहों को मार डाला है। मैं निर्दोष हूँ जो एक घातक सजा का सामना कर रहा हूँ। जियांग जिया अपने बचाव के लिए रोता रहता है। दुर्भाग्य से उस आवाज ने गूंजना बंद कर दिया था। 15 साल बाद कहानी में जहाँ उसी छोटी बच्ची फिनिक्स को दिखाया गया है, जो अब वह बड़ी हो गई है। फिनिक्स एक पहाड़ी पर चढ़ते समय जड़ी बूटियों को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। फिर एक आग का गोला तेजी से पृथ्वी से उतरता हुआ दिखाया जाता है। जब फिनिक्स वहां जांच करने जाती है, फिर वह जियांग जिया को सबसे बुरी स्थिति में घायल होने के कारण मुठभेड़ करती है। उसके घाव से खून बह रहा था। फिनिक्स उस समय अपनी इंद्रियों को बहाल करने में असमर्थ रहती है, लेकिन वह उसे तुरंत अपने घर ले जाती है। रॉकी नाम का एक और लड़का उसी गांव में देखा जाता है जिसे फिनिक्स से लगाव था। इस बीच वह अपने दोस्तों के साथ फिनिक्स के घर में झांक रहा है। वह फिनिक्स के बिस्तर पर एक लेटे हुए आदमी को देखता है और वह उसके बगल में बैठी है। ईर्ष्या होने पर रॉकी इतना उग्र हो जाता है, मौका मिल रहा है। अपहरण के बाद वह जियांग जिया को जंगल में ले जाते हैं। रॉकी उस पर अपना गुस्सा दिखाना शुरू कर देता है, तुम अजनबी हो और हम तुम्हारे बारे में नहीं जानते, इसलिए हमारे गांव से दूर चले जाओ। जियांग जिया जवाब देता है, मैं नहीं जाऊंगा, यह मुझ पर निर्भर करता है कि मैं कहाँ जाता हूँ। वे तीनों उसे जियांग जिया के साथ इस पर प्रतिक्रिया देते हैं और वे उसे पीटना शुरू कर देते हैं, जहाँ जियांग जिया अपने बचाव के लिए एक कदम भी नहीं उठा पाता है और उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। तब उसे पता चलता है कि सजा के साथ उसकी सारी शक्तियां भी चली गई थी। फिर रात में जंगल का नजारा दिखाया जाता है, जहां जियांग जिया कमजोर, असहाय और घायल अवस्था में पड़ा है। फिर वह उस समय को याद करता है जब 15 साल तक उस पर गड़गड़ाहट होती रही। इस बीच वह अपनी पत्नी को याद करता है, जो जियांग जिया की तरह अमर थी और उसकी पत्नी फिनिक्स से मिलती जुलती है। फिर फिनिक्स जिया को खोजते हुए वहां पहुंचती है। फिर वह जियांग को अपने घर ले जाती है, उसकी ऐसी हालत को देखकर। इसके अलावा यह देखा गया है कि महिला धारा के किनारे के पास कपड़े धो रही थी। तभी उसे पानी में कुछ हलचल महसूस होती है। अचानक वह राक्षस मछली बिना समय गंवाए उस पर हमला कर देती है और वह उसे निगल जाती है और वापस पानी में चली जाती है। महिला की मौत से सभी ग्रामीण आक्रोशित हैं। वे फिनिक्स को आदेश देते हैं उस आदमी को अपने घर से निकाल दे। हम सोचते हैं कि वह यहाँ दानव मछली के प्रकट होने का कारण है और इसने हमारे गाँव की औरत को अपनी चपेट में ले लिया। फिनिक्स वहाँ सभी को
समझाती है, वह उन्हें रोकती है, लेकिन वह सभी जियांग को उठाने के बाद उस राक्षस मछली को फेंकने के लिए दूर चले जाते हैं। पहली नजर में जियांग को धारा में फेंक देते हैं। जब राक्षस मछली हमला करने के लिए उसके पास आती है, फिर उसके सिर पर जियांग घिरने के बजाय आ जाता है। अब दानव मछली जियांग को उठाकर पानी से बाहर फेंक देती है और आसपास खड़े सभी ग्रामीण और यह उन्हें चूसना शुरू कर देते हैं। यह देख सभी ग्रामीण डर के मारे भागने लगते हैं, लेकिन एक छोटी बच्ची वहीं गिर जाती है। अब वह राक्षस मछली उसे निगलने लगी है। दानव मछली उसे हवा में लटका देती है। फिनिक्स उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है। वह उसे पकड़ लेती है, लेकिन वह दानव मछली दोनों को निगलने लगती है। वे दोनों उस राक्षस मछली के शिकार होने जा रहे हैं, लेकिन जियांग मछली के मुंह में आने से पहले फिनिक्स के पैर पकड़ लेता है। इस बीच रॉकी एक अन्य ग्रामीण उस राक्षस मछली पर हमला कर रहे थे, इससे वह राक्षस मछली 3 को छोड़कर भाग जाती है। सभी ग्रामीणों ने अपने दोनों जीवन को बचाने के लिए जियांग को संतुष्ट करना शुरू कर दिया। जियांग भी जा रहा है, लेकिन अचानक एक बूढ़ा वहां आ जाता है। वह कहता है, मैं एक घोषणा करना चाहता हूँ, मैं आपको महत्वपूर्ण समाचार देना चाहता हूँ। सभी ग्रामीण उस बूढ़े आदमी और उसकी बातचीत को इतना अजीब मानते हैं और वे स्पष्ट करते हैं, हम जानते हैं कि आपको नदी देवता द्वारा भेजा गया है, क्योंकि वह शैतान है। और ये सब उस बूढ़े आदमी को पीटने लगते हैं। उस हंगामे को देखकर जियांग भी वहां पहुंच जाता है। वह सभी को सूचित करता है उसे नदी भगवान द्वारा नहीं भेजा गया है और ना ही वह उसे जैसा कोई दुष्ट है, वह बल्कि पृथ्वी के देवता है। तो सभी ग्रामीण उनसे अपने रवैये पर माफी मांगते हैं। पृथ्वी के देवता उनसे कहते हैं, मैं आपके साथ एक महत्वपूर्ण तथ्य साझा करना चाहता हूँ, क्योंकि आपका पूरा गाँव खतरे में है, क्योंकि नदी देवता अब मुक्त होने जा रहा है, जो पिछले 15 साल से जेल में बंद था। तब सभी ग्रामीण चिंतित होकर पृथ्वी देवता से समाधान पूछते हैं, कृपया साझा करें कि हमें अपने गांव को बचाने के लिए अब क्या करना चाहिए। पृथ्वी भगवान उन्हें दिलासा देते हैं कि चिंता मत करो, मैं आप सभी को और गांव को बचाने के लिए आप सभी के साथ हूँ। मेरे पास एक उपाय है, एक व्यक्ति जो उस भगवान की बेल्ट को पकड़ लेगा तो वह निश्चित रूप से उसे हरा सकता है। तभी वहां रॉकी प्रकट होता है और आत्मविश्वास से कहता है, मैं वह बेल्ट लाऊंगा। पृथ्वी के देवता उससे कहते हैं, तुम बेल्ट लाओगे यह अविश्वसनीय है, क्योंकि आपके पास कोई प्रतिभा या शक्ति नहीं है। मैं तुम्हें एक ही बार में मरते हुए नीचे गिरा सकता हूँ। सारी बातचीत सुनकर जियांग वहां से जाने लगता है। फिर उसके पीछे पृथ्वी का देवता आता है। तब जियांग कहता है, छोड़ो, यह फालतू है, क्योंकि वह बेल्ट मुझसे छीन ली गई है। यह संदर्भित करता है कि पृथ्वी देवता ने भगवान की बेल्ट लाने के लिए कहा था। वह भगवान कोई और नहीं बल्कि जियांग है। इसका मतलब है कि जियांग भी भगवान की तरह अमर थे और उसके पास पर्याप्त शक्तियां थी, फिर जिन्हें पकड़ लिया गया है। उसे सुनकर पृथ्वी देवता उससे कहते हैं, भगवान की बेल्ट ना तो पकड़ी जा सकती है और ना ही छीनी जा सकती है। जियांग सुनो, आप केवल एक ही हैं जो इस बेल्ट को ला सकते हैं। फिनिक्स पूरी बातचीत को गुप्त रूप से सुन रही है और वह यहाँ जियांग के बारे में जानती है। वह जियांग एक साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह जियांग जिया है। लेकिन जियांग यहाँ पृथ्वी देवता को मना करता है और वह कहता है, मैं अब उस पेटी को नश्वर होने के नाते नहीं ला सकता। मैं भी अन्य मनुष्य की तरह हूँ, कुछ भी मेरी पहुँच में नहीं है और मैं अब कोई कदम नहीं उठा सकता। इतना कहकर वह वहाँ से जाने लगता है। अब रात का समय दिखाया गया है जहाँ जियांग ध्यान कर रहा है। इस बीच फिनिक्स उनके पास आती है और वह उससे कहती है, मैंने तुम्हारे और पृथ्वी देवता के बीच हुई बातचीत को सुना है। अब मुझे यह पता चल गया है कि आप जियांग जिया हैं। जियांग उससे कहता है, अगर तुम इस हकीकत को जानती हो, किसी के साथ साझा ना करो कि मैं जियांग जिया हूँ। रॉकी और उसके अन्य साथी भी यह सुन लेते हैं। अगले दिन पूरे गांव में खबर फैल जाती है कि जियांग वास्तव में जियांग जिया है। फिर पृथ्वी के देवता उस स्थान पर दौड़ते हैं और उन्हें सूचित करते हैं, हमारे पास समय की कमी है। नदी देवता उस मंत्र को समाप्त करने के बाद किसी भी समय वहां से मुक्त हो सकते हैं। इसका मतलब ज्वालामुखी से है, जहां उसे जियांग द्वारा कैद किया गया था। अब किसी को उस भगवान की पट्टी लानी होगी। फिर जियांग यहाँ सहमत है। वह कहता है, मैं वहां जाकर वह पेटी लेकर आऊंगा। जहां पृथ्वी देवता अपने बेत के माध्यम से वहां एक पोर्टल खोलता है, जहां जियांग जिया तुरंत प्रवेश करती है। लेकिन फिनिक्स नहीं चाहती कि जियांग वहां जाए, तो फिनिक्स भी उनका पीछा करती है और रॉकी भी उन दोनों को देखते हुए पोर्टल में प्रवेश करता है। उनमें से 3 पोर्टल में प्रवेश करते ही एक विशाल दानव उनके सामने आता है। रॉकी उससे डरते हुए पूछता है,
है वह कौन है। इस पर जियांग उससे बताता है कि वह दानव है। वह दानव उनकी आवाज को भांपते हुए उन पर हमला करता है। जियांग अपने हमले से बचने के लिए अपने परिवेश में एक जादू का घेरा बनाता है और वह फिनिक्स और रॉकी के चारों ओर एक ही जादू का घेरा भी बनाता है। वह कहता है यह दानव हमें इस जादू से नहीं देख पाएगा, लेकिन एक परेशानी यह भी है कि वह जादू ज्यादा दिनों तक नहीं चलता। मेरे पूछने पर तुरंत विपरीत दिशा में दौड़े, तब दानव वहां नहीं आ पाएगा। फिर वे जियांग के बोले गए अंक 1, 2, 3 लेकर भाग जाते हैं। इस बीच दानव राजा अपनी सबसे बड़ी कुल्हाड़ी से जियांग की पीठ पर हमला करता है। वह उसे दूर फेंक देता है। फिर वे दोनों जियांग को उठाकर एक जगह लेटा देते हैं। उसी समय जियांग की पत्नी वहां पहुंचती है, जो वास्तव में फिनिक्स जैसी दिखती थी। वह फिनिक्स को निर्देश देती है, यदि आप जियांग के जीवन को बचाना चाहती हैं तो आपको अपना खून देना होगा और मैं रक्तदान करने में आपकी मदद करूंगी। फिर वह अपनी शक्तियों के माध्यम से फिनिक्स के खून को जियांग में स्थानांतरित करना शुरू कर देती है और वह उसे निर्देश देती है, जियांग को मत बताना कि मैं यहाँ आई थी, क्योंकि वह अपनी इंद्रियों को पुनर्स्थापित करता है और मैंने सब किया। इतना कहकर जियांग की पत्नी वहाँ से गायब हो जाती है। एक समय के बाद जियांग अपनी चेतना को बहाल करने के बाद कहता है, मैं अब बेहतर महसूस कर रहा हूँ। मुझे बताओ तुमने ये कैसे किया। जब रॉकी से खुल जाएगा पूरा सच। फिर फिनिक्स उसे बीच में रोकते हुए कहती है, छोड़ो, हमें देर हो रही है, चलो उस भगवान की बेल्ट की तलाश में चलते हैं जिसके लिए हम यहाँ पहुंचे हैं। इसके विपरीत ग्रामीण और पृथ्वी देवता राक्षस मछली को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उससे लड़ रहे हैं। वे तीनों वहां भगवान की समाधि पर पहुंचते हैं। उनके सामने एक बड़ी मूर्ति है। जियांग उन्हें बताता है यह अभिभावक है और सभी आगंतुकों को इसके द्वारा दिए गए परीक्षण को पार करना होता है। अचानक वहां एक जलती हुई खोपड़ी निकलती है। अगले दृश्य में जियांग खुद को जंजीरों से जकड़ा हुआ पाता है, जहां उनके ऊपर गरज भी पड़ रही थी। जियांग वहां वही गूंजती आवाज सुनता है। वह उससे पूछता है, क्या आपको अपनी गलती जियांग जिया का एहसास हुआ है। जियांग जवाब देता है, अगर मैंने कोई गलती नहीं की है तो मुझे क्या एहसास होना चाहिए। वह आवाज उसे संबोधित करती है, उसे सुनकर इस पहेली को सुलझाने के लिए वापस उस गांव में लौट आओ। फिर जियांग 15 साल पहले उसी समय में जाता है जब वह नदी देवता से जूझ रहा था। वो सीन जो फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था, जहां वह गवाह है कि उन्होंने लड़ाई के दौरान कई गांवों की जान नाले के पानी से ली है। तब जियांग को उस समय अपनी गलती का एहसास होता है। फिर जियांग गायब होने के बाद एक बार फिर उस अभिभावक के सामने प्रकट होता है। थोड़ी देर बाद वह पट्टी उनके सामने आती है, जहां वह जलती हुई खोपड़ी उससे बातें करती है। आपके सामने जियांग एक परीक्षण है। आपको विकल्पों में से एक को चुनना होगा, या तो आपको यह पट्टी चुननी होगी या फिर ग्रामीणों की जिंदगी। जियांग चकित होकर पूछता है, कैसी है ये पगडंडी। मैं इस बेल्ट के लिए कभी भी ग्रामीणों के जीवन का बलिदान नहीं दूंगा। गांव में देखा जाता है कि नदी देवता आ गए हैं और उन्होंने वहां आकर पृथ्वी देवता पर आक्रमण कर दिया है। वह पृथ्वी देवता का जीवन लेने वाला है। फिर जियांग जिया दिखाई देता है। वह अपनी शेष शक्ति के साथ वही नदी भगवान का सामना करता है, जहां नदी भगवान जियांग को मारने के लिए अपनी छड़ी फेंकता है। फिनिक्स उसे बचाने के लिए जियांग से पहले आती है और वह खुद निशाना बन जाती है और वह छड़ी उसे सीधे छेद कर देती है। फिर फिनिक्स घायल होकर जियांग की गोद में गिर जाती है और यहाँ जियांग को व्यक्त करती है कि मैं तुम्हें उस समय से पसंद करती हूँ जब मैं तुमसे पहले दिन मिली थी। इस बात से उस बेचारी लड़की की जान चली जाती है। फिर नदी देवता फिर से जियांग को मारने के लिए आगे आता है। तभी उसकी पेटी आसमान से गिरती है, जिससे नदी देवता भी गिर जाते हैं। जियांग लोगों के जीवन को बचाने के लिए नदी भगवान को नरक में ले जाता है। जियांग और रिवर गॉड नरक में लड़ने लगते हैं, जहां दोनों एक दूसरे पर भारी हाथ रख रहे थे। अंत में जियांग यहाँ नदी भगवान की उस छड़ को तोड़ देता है और वह अपने सिर को निशाना बनाकर नदी देवता को मारने जा रहा है। अचानक वह रुक जाता है और वह उसे नहीं मारता। यह देखकर नदी देवता उनसे अनुरोध करते हैं कि मुझे मार डालो, मैं एक हारे हुए व्यक्ति के रूप में जीवित नहीं रह सकता। इस पर जियांग कहता है, मैं तुम्हें मार नहीं सकता क्योंकि तुम अमर हो, लेकिन यह कहीं बेहतर है कि आप उत्तरजीवी के रूप में एक अच्छे इंसान बन सके। फिर वह आवाज जियांग जिया के नाम से बोलने लगती है और यह आवाज प्रमुख भगवान की है, जहां वे दोनों अपने भगवान के सामने झुके। जहां मुख्य देवता जियांग जिया से कहते हैं, आपने मेरा परीक्षण साफ कर दिया है,
अगर आपने उस दिन गांव वालों की जान की जगह वह बेल्ट मांगी होती तब आप इसे क्लियर करने के बजाय यह ट्रायल हार गए थे, लेकिन आपने इस लालच में ऐसा नहीं किया तो इस बेल्ट को अपने कब्जे में रखें। लेकिन जियांग कहता है मुझे माफ कर दो, मैं गांव में गांव वालों के बीच रहना चाहता हूँ। फिर देवता उससे कहते हैं यदि तुम उनके साथ रहोगे तो तुम मनुष्यों की तरह हमेशा के लिए नश्वर हो जाओगे। इस पर जियांग कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। तब भगवान उससे सहमत होते हैं। फिर वह नदी भगवान के अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। तब भगवान उससे सहमत होते हैं। फिर वह नदी भगवान को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। नदी भगवान गायब हो गए हैं। फिर जियांग जलधारा के पास बैठकर मछली पकड़ते देखा जाता है। तभी वहां 3 सैनिक आते हैं और जियांग से कहते हैं आपको हमारे साथ आना होगा क्योंकि हमारा राजा आपसे मिलने को तैयार है। अगर आप आसानी से हमारे साथ नहीं गए तो हमें आपसे अनिच्छा से लड़ना होगा। इनकी बातें सुनकर जियांग मुस्कुराने लगते हैं और फिल्म यहाँ जियांग की मुस्कान के साथ ही पूरी होती है। धन्यवाद। हेलो गाइस, आपको ये मूवी का हिंदी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा और आगे आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन सुनना चाहेंगे कृपया कमेंट में लिखकर बताएं और मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा जिससे आपको समय समय पर आने वाली मूवीज की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। धन्यवाद।